नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष। उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सियासी पारा चढ़ गया और सबसे ज़्यादा हॉट सीट है यमुनोत्री विधानसभा और वहीं से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक बिजलवाण, जो कि वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बीते रोज़ दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और आज हमारे बीच में है स्वयं दीपक बिजलवाण। आइए उनसे बातचीत करेंगे और उनके सियासी सफ़र के बारे में भी बातचीत करेंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी समय साक्षी के दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। सर, आपने बीते दिन जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लिया, तो कैसा लग रहा है आपको कांग्रेस ज्वाइन करके? कांग्रेस की सदस्यता का जो प्रश्न है वो ये है कि मेरी कांग्रेस में नर्सरी से स्टार्टिंग हुई है। जैसे कि कोई बच्चे का जो एजुकेशन है वो उसकी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो नर्सरी से शुरू होती है। तो मैं एनएसयूआई से ताल्लुकात रखता हूँ और एनएसयूआई में मैंने जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर एनएसयूआई में इलेक्शन प्रोसीजर को किया था, उस समय उत्तराखंड राज्य को उन्होंने चुना था और उत्तराखंड राज्य को चुनने टाइम पर मुझे मौका मिला था उस पायलट प्रोजेक्ट में प्रतिभाग करने का और मैं उस समय नेशनल डेलीगेट के पद पे चुना था 2008 में और मैं राष्ट्रीय सचिव बना था। और राष्ट्रीय सचिव जब मुझे मौका मिला काम करने का तो बिहार, उड़ीसा और दिल्ली विश्वविद्यालय मुझे काम करने का मिला एज ए प्रभारी। और फिर यूथ कांग्रेस में मुझे प्रदेश महासचिव का काम करने का मौका मिला उस पद पर और देहरादून और टिहरी इन जिलों में मुझे काम करने का मौका भी मिला। मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं हमेशा से कांग्रेस में था और जब मेरे साथ पार्टी के द्वारा हमेशा मुझे जो मौका मिला काम करने का उसको मैंने किया भी। और जब मैं अभी भी पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हमारे जनपद के सबसे ऊर्जावान नेता विजयपाल सजवान जी, जो कि अभी 2022 में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और उनके आशीर्वाद से मुझे साथ ही जो वहाँ के हमारे सदस्य जिला पंचायत थे उन लोगों ने सबने मिलकर मुझे अध्यक्ष जिला पंचायत बनाने में अपना अहम योगदान रखा। और मुझे हमेशा से ही राजनीतिक तरीके में कार्यकर्ताओं के तर्ज पर कांग्रेस के हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहा। और इस बार जब ये 2022 की सरगर्मियाँ विधानसभा की चुनाव की जो चल रही हैं, इस संदर्भ में भी मैंने पहले भी कहा था लोगों से कि भैया राष्ट्रीय पार्टियाँ भी अब आंकलन कर रही हैं कि किसको हम लोगों को प्रतिभाग करवाना चाहिए। उस परिचय में पार्टी की मजबूती के लिए हमें आज मुझे ये गर्व महसूस होता है कि मुझे उस पार्टी में इस अवसर पर मौका मिला है कि प्रतिभाग करने का, कि आज 2022 में मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और उसके लिए आज पार्टी ने मुझे हमारे प्रदेश के प्रभारी परम श्रद्धेय देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के कांग्रेस पार्टी के श्रद्धेय गणेश गोदियाल जी और उत्तराखंड के हम सब के नेता परम श्रद्धेय हरीश राव जी और उत्तराखंड की युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन से लेकर सड़क में जो उठा रहे हैं सम्मानित प्रीतम सिंह जी, सभी कांग्रेसी जनों के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है। और कल दिल्ली में मुझे हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में मुझे ये सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और आने वाले दिनों में हम 2022 का जो ये विधानसभा चुनाव उत्तराखंड राज्य का है, इसके लिए हम किस तरह से जनपद उत्तरकाशी की तीनों सीटों को हम कांग्रेस की झोली में ला पाएँ, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी उस पर हम काम करेंगे। सर, अभी आपने जैसे कि कहा कि आपने छात्र जीवन से लेकर छात्र राजनीति से शुरुआत की कांग्रेस में, और जैसे कि आपने बताया आज आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके प्रति भी आपने श्रद्धा व्यक्त की। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको जिला पंचायत चुनावों में पार्टी से अलग होकर निर्दलीय जाना पड़ा? निर्दलीय चुनाव मेरा फिर से कहना था कि मैंने पार्टी ज्वाइन वाली जो स्थिति है, मैं कोई दूसरी पार्टी में नहीं था। मैं कांग्रेस का
सिपाही रहा हूँ। और निर्दलीय तभी स्थितियाँ आई थी जब आपने पंचायत चुनाव की स्थितियाँ देखी हैं, वहाँ सिर्फ अधिकृत किया जाता है, तो पंचायत चुनाव में कोई राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है। पंचायत चुनाव अपनी लोकप्रियता के आधार पर आदमी लड़ता है, और मैं जिला पंचायत सदस्य 2014 में भी रहा हूँ, 2019 में भी रहा हूँ, और अध्यक्ष जिला पंचायत हूँ। सभी जब मुझे अधिकृत नहीं किया गया था तो मैंने कहा ना, मेरी पार्टी कांग्रेस भी जानती है, उनके लिए भी जनता सबसे बड़ी है, और मेरे लिए भी पार्टी है, लेकिन पार्टी से बड़ी मेरे लिए मेरी जनता है, और मेरी जनता ही मेरी सब कुछ है। और मैं ये मानता हूँ जनता का जो दिशा निर्देश होता है उसका पालन मैं करता हूँ, और ये हमारी पार्टी भी जानती है। और क्योंकि कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आज आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई महापुरुष, जो इस समय जो आपने देखा होगा, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आपके सरदार वल्लभ पटेल जी हैं, आपके तमाम नेता कांग्रेस से निकले हुए हैं। और ये एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है। उस आधार पर हमें भी मौका, अगर आज हमें ये गौरवान्वित होने का मौका मिल रहा है कि हम यहाँ पर सदस्यता मिली है और हम बेहतर काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं कि पंचायत चुनाव का मामला था, तो मुझे ऐसा नहीं था। मैंने कहा ना, हमारे आदरणीय नेता विजयपाल सजवाण जी ने हमें सहयोग किया, वो तो कांग्रेस के थे, तो उन्होंने मुझे सहयोग किया। और सहयोग में कांग्रेस का चाहे वो पुरोला में रहा हो, चाहे यमुनोत्री का रहा हो, चाहे आपके गंगोत्री का रहा हो, एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुझे उस समय सहयोग किया है। और हमने उस समय वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भाजपा को चुनौती दी है और उन्हें हराया है। तो मेरे साथ हमेशा से पार्टी का सहयोग बना रहा है। और आज 2022 के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी की मजबूती के लिए हम तीनों सीटों पर काम करेंगे और पार्टी को बड़ी जीत दिलाएंगे। यमुनोत्री में ऐतिहासिक मतों से पार्टी जीतने वाली है। गंगोत्री में ऑलरेडी ये पूरा प्रदेश जानता है कि ऐतिहासिक मतों से जीत रही है। पुरोला में हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, और जनपद उत्तरकाशी में हम तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि पार्टी जो है मजबूती से आगे बढ़ रही है और मजबूत पार्टी को बनाएंगे, लेकिन जो भाजपाई हैं या भाजपा के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है डूबता जहाज है, और उसी डूबते जहाज में आप सवार हो गए हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ डायलॉग है। हम कह देंगे वो डूबता है, वो उठता है, वो उगता है, ये सब डायलॉग हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, आप वास्तविकता पर जाइए। वास्तविकता ये है कि आज आवाम क्या चाह रही है। आज ये जो बेरोज़गार युवा है वह सड़कों पर है। स्थिति आप देख रहे हैं, महंगाई की स्थिति आप जानते हैं, महंगाई की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको कि प्रचंड बहुमत मिला था इस राज्य में, 57 सीटों का जिनके पास बहुमत मिला था, उसके बावजूद आप देखिए 57 सीटें मिलने के बावजूद भी उन्हें 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। ऐसी स्थिति तो 35-36 सीटों में भी नहीं आई है, ये 57 सीटों में आ गई है। तो जहाँ 57 सीटों में ये स्थिति पैदा हो गई है वो, तो राज्य की स्थिति, मतलब हरीश रावत जी का जो कार्यकाल रहा है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति नहीं आई है जैसे 57 सीटों वालों ने करवा दी है। तो लोग कह रहे हैं भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये जो स्थिति लाई है ये किसने लाई है? भारतीय जनता पार्टी ने लाई है, और आज भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो उगता जहाज कौन है, डूबता जहाज कौन है, ये जैसे अधिसूचना लगती है और जैसे अब चुनाव का गुणा भाग शुरू होगा, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही होगी। एक चीज़ और ये है कि आपने जैसे उत्तरकाशी से अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है, आपके ज्वाइन करने से जो वहाँ के पूर्व स्थानीय जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, या एक महत्वाकांक्षा रहती है मन में, तो जिन लोगों के ऐसे मन में ऐसे महत्वाकांक्षा रही होगी, एक असहजता वो महसूस कर रहे होंगे, तो आप उन्हें कैसे साथ लेके चलेंगे? देखो, मेरी जिम्मेदारी, दीपक बिजलवान की जिम्मेदारी एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखने की है। उसमें कोई भी हो जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि को समझता हो, कांग्रेस में आस्था रखता हो, वो कोई भी हो, उसके सम्मान को, उसके स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दीपक बिजलवान की। और दीपक बिजलवान भी कांग्रेस का सिपाही है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मुझे निर्दलीय के तौर पर भी जनता का अपार प्यार मिला, और मैं आज मेरे साथ जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता आज जश्न में है कि कांग्रेस को हम मजबूत बना रहे हैं। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि
हम किसी एक को खुश रखें या किसी एक को नाराज़ रखें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कांग्रेस की आस्था में रखने वाले लोगों को, हम उनके सम्मान को और उनके स्वाभिमान को ना गिरने दें, उन्हें बचाए रखें। और उनका स्वाभिमान और सम्मान तभी बचेगा जब हम कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे और जिस जिस विधानसभा से जो जो कार्यकर्ता हमारा आता है वो कांग्रेस की भाषा को समझे और उसी तरफ हम लोग काम करेंगे। और आज मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि मुझे अपनी पार्टी की मजबूती के लिए किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। सर एक चीज़ ये है कि जब हम लोग जैसे फील्ड में निकलते हैं तो एक कहीं ना कहीं कई मायनों में कुछ लोगों में या एक जनता का एक इतना परसेंटेज भी है, कुछ परसेंटेज लोग जो है ये बोलते हैं कि एक भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों ने जी कुछ नहीं किया, 20 सालों में जो कुछ नहीं किया, तो एक वो मतलब झुंझलाहट और उकताई हुई नज़र आती है जनता। तो ऐसे लोग जो है विकल्प की तलाश में है, या यूकेडी बन पाए, यूकेडी नहीं बन पाती है, फिर आम आदमी पार्टी को देखते हैं, या कुछ इलाकों में जैसे कि आपका खुद का क्षेत्र रहा है, कुछ इलाकों में जो है निर्दलियों से एक आस लगाई जाती है। आप तो बतौर निर्दलीय थे ही, जनता का भी आपको प्यार मिला, और जैसे कि आपने खुद कहा कि आप जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या जनता का समर्थन ही आपके लिए बड़ी बात है। तो बतौर आप निर्दलीय थे, तो ऐसी क्या मतलब सीमाएं होती हैं एक निर्दलीय जनप्रतिनिधि की, जो कि उसे किसी ना किसी पार्टी में शामिल होना पड़ता? मैं ये कहना चाहता हूँ कि निर्दलीय होना किसी दल से परहेज करना नहीं होता है। निर्दलीय होना ये बतलाता है कि उसकी जनता में पकड़ है। बिल्कुल। और जनता की जो परेशानियां हैं उनको वो समझता है। और दीपक बिजलवाण ने पहले ही कहा है कि मेरे लिए मेरी जनता सब कुछ है, और मेरी पार्टी भी इस बात को जानती है कि जनता ही सब कुछ है। यदि जिस पार्टी ने ये नहीं जाना कि जनता सब कुछ है, उस पार्टी को जनता बताने का काम करती है। जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री ऐसे बदले जबकि जनता के द्वारा दिया गया बहुमत है उन्हें, लेकिन उन्हें लगा नहीं, हम विधायक किसने बनाए हैं, वो लोग जनता ने बनाए थे। मुख्यमंत्री कहाँ से बनते हैं? दिल्ली से बनते हैं। तो होता क्या है स्थिति, वो जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए इस समय उनको बाहर जाना पड़ रहा है और कांग्रेस आ रही है। मेरी मतलब ये जानने में रुचि है कि क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कभी कि निर्दलीय के बतौर निर्दलीय जो है आपके कुछ सीमाएं, मतलब आप खुले तौर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कभी अनुभव हुआ? मुझे ये लगता है कि हमारी जो सोच है वो इस बात को दर्शाती है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। और मैं देख रहा हूँ इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस अपने उस सुरक्षित भविष्य की तरफ जा रही है जिससे यहाँ के युवाओं को सुरक्षा मिलने वाली है, यहाँ की बहनों को सुरक्षा मिलने वाली है। और दीपक बिजलवान को लगता है कि इस सुरक्षित भविष्य में, जहाँ मेरे बहनों का सुरक्षित भविष्य है, जहाँ मेरे युवाओं का सुरक्षित भविष्य है, मुझे वहाँ पर अपने युवाओं के लिए वहाँ पर जाकर उस लड़ाई को लड़नी चाहिए। और कांग्रेस मेरी विचारधारा है और मैंने उस लड़ाई को वहाँ पर जाकर लड़ने का काम कर रहा हूँ। और मैंने कहा है इस समय हमारी लड़ाई इस बात से है कि महंगाई किस चरम पर है, इस बात से है बेरोजगारी किस चरम पर है, इस बात से है कि युवाओं की जो आवाज़ है वो कैसे दबाई जा रही है। तो हमारी लड़ाई इस तरफ है और हमें इस लड़ाई को जीतना है। आप युवाओं की आवाज़ बनने की बात कर रहे हैं, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यमुनोत्री क्षेत्र है, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे युवाओं की क्या समस्याएं हैं? युवाओं की समस्या के साथ साथ वहाँ के जो और तमाम सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर क्या क्या मुद्दे हैं चुनावों में, और क्या क्या समस्याएं हैं, और क्या आपका विजन है कि कैसे वो दूर हो सकती हैं? देखो, हमारे राज्य को आज 22 वर्ष हो गए हैं जी, और 22वां वर्ष चल रहा है। आप स्वयं लगाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हम 2022 में जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में काबिज होगी तो वो सब सपने जो युवाओं ने देखे हैं, जो माताओं ने देखे हैं, जो बहनों ने देखे हैं, उन सब सपनों को साकार करने का काम किया जाएगा। और मैं एक युवा बिरादरी से आता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं की आवाज़ मैं पार्टी में रहकर उनकी आवाज़ उठाऊंगा और उनके कामों को करवाए जाएंगे और बड़ी सरलता से उनके काम किए जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड राज्य का इतिहास है, आप देखिए, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की स्थिति में चल रहा है। ये तय है कि 2022 में यहाँ पर कांग्रेस को आना है और कांग्रेस आ रही है। और आप ये देख लीजिएगा, आप सबको पता है इस राज्य को कि गंगोत्री जो जीतता है राज्य में सरकार वो बनाते हैं, और गंगोत्री कौन जीत रहे हैं ये बीजेपी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है।
वहाँ कांग्रेस जीत रही है और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद होने वाला है। यमुनोत्री प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, प्रहलाद प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। मैं अपने जिले की बात कर सकता हूँ, जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस काबिज होने जा रही है और ऐतिहासिक मतों से जिस दिन मतगणना हो रही होगी, आप मेरे इस इंटरव्यू को चलाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये तीनों सीटें ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस का जो प्रचंड है वो पूरे राज्य में देखने को मिलेगा और कांग्रेस के हाथ के निशान के सामने सब लोग अपना बटन दबा रहे हैं और ये जल्द से जल्द उत्तराखंड राज्य में दिखने को लगेगा। बस कुछ ही दिन आचार संहिता को लगने वाले हैं, चुनावी मोड में जनता भी है क्योंकि परेशान है जनता इन लोगों से। इन्होंने झूठे वादे किए हैं और बदले की भावनाओं से काम किया है क्योंकि इनके दिमाग में रहा है कि जो इनकी विचारधारा नहीं समझता है उसके खिलाफ काम किया जाए, जो इनकी विचारधारा को हाँ से हाँ नहीं कर रहा है वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाए। इनकी इस तरह की विचारधारा है और जनता इसे समझती है और ये देखने को भी मिल रहा है। सर, आप कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि प्रदेश में जो है सरकार 2022 में उनकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। इसमें जो है सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भाजपा है, तो भाजपा का अभी 5 सालों का कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि दोनों प्रदेश के लिहाज से भी और जो आपका क्षेत्र है उसके लिहाज से भी क्या खामियां आ रही हैं बीजेपी सरकार की? देखो, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी खामियां तो यही है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने 3 मुख्यमंत्री बदले। एक बात ये बताएं बीजेपी वाले, दूसरी ये बताएं भाजपा वाले कि इनको चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता के लिए 2-4 दिन बचे हुए और आजकल एक कैबिनेट में कह रहे हैं कि हमने इतने पद निकाल दिए, हमने कर दिए। इन चीज़ों का आपने शुरू से क्यों नहीं किया है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे लड़ने वाले लोग हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, तो मैं कह देना चाहता हूँ, राम जी में आस्था हम रखते हैं, लक्ष्मण जी में आस्था हम रखते हैं, माता सीता में आस्था हम रखते हैं, बजरंग बली में आस्था हम रखते हैं, माँ दुर्गा में आस्था हम रखते हैं, काशी विश्वनाथ पे आस्था हम रखते हैं। और दीपक बिजलवान को इसलिए भी जाना जाता है कि जितने भी हमारे गांव में हमारे इष्ट देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको साज सज्जा और उनके निर्माण कार्य को रख, तो ये लोग जिन चीज़ों में, जिन आस्थाओं पर ये वोट मांगते हैं वो हमारे आस्था का केंद्र है, वो दिखाने का केंद्र नहीं होता है। लेकिन इनका वोट का मांगने का माध्यम यही है और कांग्रेस पार्टी वोट मांगती है इस बात पर कि रोजगार कैसे मिलना चाहिए, महंगाई कैसे कम होनी चाहिए, बेरोजगारी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या किया जा सकते हैं। आज प्रियंका गांधी जी का देखिए आप, वो कह रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। आप समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि एक विजन वो है जो कह रही है हम लड़ सकते हैं, हम लड़कियां हैं लड़ सकती हैं, हम युवा हैं हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात रख सकती हैं। और एक तरफ है जो कह रहे हैं कि जी राम मंदिर की चंदा दे दो और हो जाएगा। आप जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी समझते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। सर, आपने जैसे कहा कि यह धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करता है ये बीजेपी। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि जैसे कि धर्म के नाम पर आपने कहा लड़ाते हैं, तो एक जो बीजेपी सरकार का या त्रिवेंद्र जी का एक फैसला था वो थोड़ा सा लगता है कि, या जैसे हमारी बातचीत होती है थोड़ा कम्युनिस्ट मित्र जो है हमारे, उनसे भी इंटरनली ऐसे बातचीत होती है तो सामने आता है कि वो लोग, उन लोगों का जो वो वाला फैसला था देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था, तो कहीं ना कहीं वो एक सेकुलर अप्रोच दिखती है उसमें कि जो मतलब जो स्टेट के उसमें मॉनिटरिंग करके और जो है वहाँ पे जैसे उनका त्रिवेंद्र जी का दावा था कि भाई हम यहाँ पे विकास कार्य करेंगे, उसका पैसा जो है विकास कार्यों में लगाएंगे। लेकिन एक केवल देवस्थानम बोर्ड ही ऐसा मुद्दा है जिसमें कि कांग्रेस और संघ के लोग, जो कि माना जाता है कि बीजेपी के पितृ संगठन, एक विपक्ष और उनका पितृ संगठन, इस एक मुद्दे पर केवल एक हो पाए। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखो सुनो, एक बात आप जानिएगा और आपके माध्यम से मैं अपने पूरे राज्य में बताना चाहूँगा। देवस्थान बाट की आप बात कर रहे हैं, आप एक बात सुनिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारा काशी विश्वनाथ, आप एक बात बताइए, यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जाते हैं जी, हमें वहाँ के अस्तित्व का पता है जी कि हम वहाँ पर क्यों जाते हैं, हमें क्यों वहाँ पर किस तरह की शांति मिलती है, हमारी कौन सी मुरादें पूरी होती हैं। हमारे ये पवित्र तीर्थ स्थान हमारे साक्षात प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं। अपने ईश्वर के यहाँ जाकर वो अपनी क्या दरख्वास्त रखता है, वो अपनी श्रद्धा से वहाँ क्या करता है, आप उस पर भी आपकी नज़र है। आप देखिए कि बड़ी शर्म की बात है कि जब अभी बर्फ़ का दौर है, आप देखिए अब जनवरी फरवरी में अभी जो बर्फ़ पड़ रही है केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री यमुनोत्री में कौन लोग हैं वहाँ पर? आजकल कपाट बंद है, कौन लोग हैं इन जगह? हमारे पुरोहित लोग हैं वहाँ पर। क्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित लोग? वो अपने उस ईश्वर की आराधना करवा रहे हैं, वहाँ पर जो साज सज्जा उसे मेंटेन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो कर रहे हैं। आप खुद देखिए, उस स्थान पर रहने वाले आदमी के अगर रोज़मर्रे की ज़िंदगी का रोज़गार भी अगर वहाँ से निकलता है और ईश्वर के आशीर्वाद से निकल रहा है, उस पर आपकी नज़र है। ये मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं उस पे नज़र है इनके बाप। आप बताइए मेरे को, नेताओं के, सुनो मेरी बात सुनो जी। बड़े बड़े मंत्रियों के, संतरियों के घरों के बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं देते हो। लाखों करोड़ों रुपए बिल है उनके, बिजलियों के, फोन के बिल उनके हैं। मतलब एक पुजारी की रकम पे इनकी नज़र है कि वो वहाँ से मंदिर से आस्था का कितना उस बेचारे को मिल रहा होगा। देखिए, उन्हीं पैसे से उसने केदारनाथ हो, बद्रीनाथ है, गंगोत्री यमुनोत्री, उन चीज़ों को वो संवारते हैं। और ईश्वर को भी ये बात दिखती है कि हमारे जब ये बहुत कठिन जब समय होता है बर्फबारी का और अन्य, उस समय भी वो लोग अपने विधि विधान से उन पूजाओं को करते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़र रख रहे हैं। सरकार को यदि बोर्ड बनाना है, यदि ये सब करना है, तो इसी बात पे कर दो कि भैया जो आप पेंशन बढ़ा रखी है विधायकों की, इसे ख़त्म कर दो, करवा दो इन्हें ख़त्म। जो आप इतने चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं मंत्रियों को, विधायकों को, नेताओं को, इसको ख़त्म कर दो। अगर तुम्हें इतना ही बड़ी चिंता है कि भाई ऐसा होना है, तो इनमें भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल आपकी। तो आप खुद देखिए कि हम लोग क्या है कि सबको मालूम है कि भाई विधानसभा विधायिका है और विधायिका तय करती है हमारे राज्य में क्या होना है। तो वो अपने लिए तो ठीक ठीक कर देते हैं और बाकी वाले नियम कानून बना देते हैं। आप देखिए, खुद ही देख लीजिए आप, अभी कोविड में खूब तगड़े चालान काटे, खूब काट रहे चालान। कहाँ जाएगा खजाना? उनके पास जा रहे हैं। भैया, अगर इतनी सही चीज़ें के चालान काटिए, अगर आपको लग रहा मास्क की स्थिति है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि खूब माल पड़ा हुआ सरकार के पास, आप किसी दिन अपने आप से मास्क बंटवा लो। जो आज मैं आपको बिना मास्क दिया बोले मास्क पहने, दोबारा अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा चालान करेंगे। या कोई आपको हेलमेट वाला दिखता है, उसको दो एक बार हेलमेट। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि आपको जनता ही से लेना है। गैस जनता का बढ़ाना है, सिलेंडर उनका बढ़ गया, तेल उनके लिए बढ़ गया, रिफाइंड उनके लिए बढ़ गया, पेट्रोल डीजल उनके लिए बढ़ गया, सब उन्हीं के जेब से लेना है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए सिर्फ वो मैंने कहा ना, ये सिर्फ नौटंकी थी और ये देर सवेर जग गए। इन्हें मालूम है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। देवस्थान बोर्ड के एक एक गाँव जानते हैं कि उन्होंने संघर्ष के दम पे, आंदोलन के दम पे ये मांग मनवाई है और कहीं ना कहीं इन्हें पता चला है, जब इनका घेराव हो रहा था तब ये मांगे मनवाई गई हैं। तो इससे इनको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। चलिए, कम से कम इस मुद्दे पे तो जो विश्व हिंदू परिषद और संघ के जो आपके साथी होंगे वो लोग खुश हो गए होंगे आपका वक्तव्य सुन के। नहीं, मेरा ये कहना है कि सही सोच रखिए। जब दल, कोई भी दल हो, अगर वो सही सोच रखता है तो जनता साथ रहती है। और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते कह सकता हूँ कि देश की वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। और हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आपने कभी ऐसा कोई बयान नहीं सुना होगा जिससे देश को कोई आहत पहुंची होगी। और वो लोग रहे हैं। आप राजीव गांधी जी की शहादत को देखिए, आप इंदिरा जी की शहादत को देखिए, आप खुद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी का एक योगदान है इस देश के लिए। इन लोगों ने, इंदिरा गांधी जी ने, आप इन सब चीज़ों को जब देखोगे, पढ़ेंगे, तो लगेगा कि देश की आखिरकार मूल धारणा कांग्रेस में है। और आने वाले निकट भविष्य में हम आज उत्तराखंड को जीत रहे हैं और एक दिन हिंदुस्तान को जीतने का काम किया जाएगा जनता के दम पर। चलिए, अंतिम में एक आखिरी सवाल ये भी कि जैसे कि कहते हैं भाई, विपक्षी नेता भी एक दूसरे का जो है कुछ मामलों में जो तारीफ होती है वो भी करते हैं आलोचनाओं के साथ साथ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार के कुछ अच्छे काम वो बताइए जो इस शासन में। बीजेपी सरकार के अच्छे काम अगर मैं बोलूँगा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं जैसे ही बोलूँगा लोग हंस पड़ेंगे। बताऊँ कैसे? बीजेपी के सबसे अच्छे काम है कि इन्होंने तीन लोगों को रोजगार दिया और बड़ा रोजगार दिया है जी। इन्होंने त्रिवेंद्र जी को पूरी व्यवस्था दे दी है, जीवन भर के मुख्यमंत्री हैं तो सारी व्यवस्था मिल गई है। धीरज जी को सारी व्यवस्था मिल गई है जीवन भर के लिए, और धामी जी को सारी व्यवस्था मिल गई। ये इनका सबसे अच्छा काम है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नए सिपाही दीपक बिजलवाण जी, और इनका ऐसा विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल
सूबे की क्या सियासी तस्वीर होगी, इसका साक्षी तो समय ही होगा। तब तक आप देखते रहिए समय साक्ष। धन्यवाद।